हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्योर ब्लड डेमन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और कल तो भाई साहब इतने सारे कमेंट आए और एक एक इंसान ने एक कमेंट नहीं किया, मतलब 4 5 6 जिसे जितना मिला वो उतना ही करता गया। एक ने तो शायद 10 12 कमेंट किया है। थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रात को विंग ने सपना देखा था, एक ड्रीम, और वो सपना सच में बड़ा ही भयानक था विंग के लिए। अब हम आगे देखते हैं। सुबह लैंड क्लैन से बड़ा सा बग्गी बाहर निकल गया। उस बग्गी का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं था। 2 घोड़े बग्गी को लेकर जा रहे थे और एक इंसान जो बाहर बैठकर बग्गी को चला रहा था वो भी लैंड क्लैन का ही डिसिपल था। बग्गी के अंदर का माहौल एकदम भयानक था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। बग्गी के बाहर बैठा हुआ लैंड डिस्पल जो घोड़ों को दिशा दिखा रहा था आगे चलने का, वो भी ज़्यादा शोर शराबा करने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी बग्गी के अंदर से एक गुस्से से भरा हुआ आवाज़ उस बग्गी के बाहर जो डिसिपल था ना, जो घोड़ों को चला रहा था, उसके कानों में आया। वो आवाज़ सुनकर वो डिसिपल एकदम जम गया था। वो मास्टर लैन थे। मास्टर लैन ने कहा, क्या तुम आज हमें यिलिंग पहुंचा भी पाओगे या नहीं? जल्दी से घोड़ों को चलाओ, अंधेरा होने से पहले हमें यिलिंग पहुंचना है। यह सुनकर वो डिसिपल हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ मास्टर, हम पहुंच जाएंगे, अंधेरा होने से पहले ही हम यिलिंग पहुंच जाएंगे। ये कहते हुए वो डिसिपल जल्दी से घोड़े के लगामों को खींचता है, जिससे घोड़े जो है ना वो दुगनी तेज़ी से चलने लग गए थे। बग्गी भी अब जल्दी आगे बढ़ने लग गया था। अब बग्गी के अंदर मास्टर लैन मतलब अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम दोनों आए हो सही है, इतना तक तो ठीक था, लेकिन इन खरगोशों को यहाँ पर लाने का क्या ज़रूरत था? ये वहाँ पर जाके क्या करेंगे, मुझे ये बताओ। हाँ, सच में हम पूरा परिवार जा रहे हैं, जबकि क्लैन लीडर के मीटिंग्स में ये डिसाइड हुआ था कि अपने परिवार से हम किसी को भी नहीं ले जा सकते हैं, बस हम क्लैन लीडर से जाएंगे। लेकिन देखो, उस मीटिंग में ये डिसाइड करने वाला इंसान मतलब कि मैं खुद अपने परिवार का हर एक सदस्य लेकर जा रहा हूँ, ऊपर से पालतू जानवरों तक को मैं लेकर जा रहा हूँ। हाँ, तभी विंग ने अपने बनिस को हक कर लिया और बोला, फादर अब ऐसा नहीं कह सकते हो, ये जानवर नहीं है, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स है और इनका एक नाम भी है। अंकल ने कहा, ठीक है ठीक है। हाँ, मैं पागल हो जाऊंगा, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। और शिचन, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया है। शिचनगा तियान तियान को अपने गोद में लेकर तियान तियान के हेड को मसाज कर रहा था और शिचनगा बाहर बग्गी के बाहर देख रहे थे। वो बिल्कुल भी अंकल के बातों को ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। वो अंकल ने ये देखा और उन्होंने बस गहरा शाय किया और बोला, तुम लोगों को लेकर मैं क्या करूं? पहले वांग जी ने भी यही किया था, यही सेम हरकत किया था और इतना बड़ा बवाल कर दिया था। अब पता नहीं आगे क्या होगा, मैं डरा हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। विंग सुनो, कुछ मत करना, हाँ? वांग जी से मिलना और फिर वापस चले आना गगा के साथ, ठीक है बेटा? विंग ने अपना सर बहुत ही इनोसेंटली हाँ में हिला दिया था। अंकल विंग पर चाहकर भी गुस्सा नहीं हो सकते हैं या फिर गुस्सा करके उससे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिचनगा बच जाएंगे। अंकल का पूरा फोकस शिचनगा के ऊपर था। अंकल पूरे रास्ते शिचनगा को कुछ ना कुछ कहते हुए आ रहे थे, जैसे कि शिचन, कुछ दिनों बाद तुम क्लैन लीडर बनने वाले हो, तुम्हारे ऊपर पूरे लैंड क्लैन का जिम्मा आने वाला है और तुम ऐसे बच्चों की तरह हरकत करोगे तो कैसे चलेगा? मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था। शिचनगा एक पपी सा फेस बनाते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। विंग ने शिचनगा का फेस देखा और विंग ने ना शिचनगा का हाथ पकड़ लिया और बोला, फादर आप ऐसे मेरे गगा को ऐसे क्यों डांट रहे हो? उन्हें भी तो अपने भाई से मिलना चाहिए, वो भी तो अपने भाई को याद कर रहे थे ना। फादर आपको तो अच्छे से पता है गगा लंजा से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगर गगा नहीं जाएंगे लंजा से मिलने तो लंजा को भी तो बुरा लगेगा। अंकल विंग की तरफ अपने आंखों को छोटा करते हैं और बोलते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो,
एकदम बंद। कुछ नहीं बोलोगे तुम। सारा किया करारा तुम्हारा है। तुमने ही बीच में घोटाला कर दिया। हाँ, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। तुम बता भी नहीं रहे हो कि क्या हुआ था। विंग अपना मुंह फुलाता है और चुपचाप बैठ जाता है। वो अंकल की तरफ नहीं देख रहा था। उसका मुंह एकदम फूला हुआ था और एकदम रेड हो गया था गुस्से के मारे। अंकल भी गुस्सा थे तो उन्होंने भी अपना मुंह फेर लिया। बीच में फंस गए शिचंगा। पूरा रास्ता ना ही विंग ने और कुछ बोला, ना ही अंकल ने और कुछ बोला। बीच में सच में शिचंगा फंस गए थे। अब हमें ये लिंक दफन माउंटेन के नीचे कैंप का दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह से ही इंतज़ाम हो रहा था, क्योंकि कहा गया था कि सारे क्लैंस के क्लैन लीडर्स आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इंतज़ाम तो होगा उनके लिए, उनके रहने के लिए, खाने का इंतज़ाम सब कुछ करना होगा। तो अभी जो पूरा कैंप है ना वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। सारे वेंस भी बिजी थे और साथ में जो डिसिपल्स कैंप के सुरक्षा के लिए कैंप पे रहते थे वो भी बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो भी काम कर रहे थे, उन कुल प्रमुखों का रहने का इंतज़ाम कर रहे थे और वेंस खाना बना रहे थे, सबके लिए खाना प्रिपेयर कर रहे थे। जो वेंस भारी काम कर सकते हैं वो सभी कैंप तैयार कर रहे थे, नए नए कैंप बना रहे थे जो कुल प्रमुख आने वाले थे उनके रहने के लिए। और जो भारी काम नहीं कर सकते हैं वो सभी खाना बनाने में हेल्प कर रहे थे। तो वहीं पर किचन में वेन चिंग, ग्रैनी वेन और कुछ और वेन बीटा फीमेल थी जो एक साथ काम कर रही थी और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी ग्रैनी वेन ने कहा, वेन चिंग, तुम राजकुमार लैन को पसंद करती हो ना, ये अच्छा मौका है। मैंने सुना है कुल प्रमुख लैन आने वाले हैं, तो अगर तुम उन्हें इम्प्रेस कर पाए तो राजकुमार लैन तुमसे शादी ज़रूर करेंगे। राजकुमार लैन एक योद्धा है, वो कभी भी शादी, परिवार, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन अगर उनका परिवार या फिर लैन कुल प्रमुख को तुम इम्प्रेस कर पाई, अगर उन्हें तुम पसंद आ गई, तो राजकुमार लैन के साथ तुम्हारा शादी हो सकता है। वेन चिंग शर्मा गई थी। उसने कहा, ग्रैनी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी कुछ और वेन फीमेल बीटास वेनचिंग को परेशान करने लगी। वह वेनचिंग को छेड़ रही थी और कह रही थी, हाँ वेनचिंग, हमसे झूठ मत बोलो। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें राजकुमार लैन पसंद नहीं। हम सब देख रहे हैं पिछले 1 महीने से राजकुमार लैन के लिए तुम्हारा जो प्यार है ना वो किसी से भी नहीं छुपा। राजकुमार लैन कब आते हैं कब जाते हैं वो तुमसे अच्छा और कोई भी नहीं जानता इस पूरे कैंप में। और साथ में तुम उनका कितना ध्यान रखते हो, उनके लिए अलग से खाना बनाते हो, उनके लिए हर वो चीज़ करते हो जो एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है। यह सुनकर वेन चिंग ने अपना फेस अपने हाथों में छुपा लिया था। तभी ग्रैंडपा वेन कहते हैं, इतना आसान नहीं होगा। मुझे जितना पता है कुल प्रमुख लैन बहुत ही सख्त किस्म के इंसान हैं। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और साथ में गुस्सैल भी। ग्रैनी वेन कहती है, क्या सच में वो इतने ज़्यादा गुस्सैल है? तभी एक और वेन जो यंग था और वो लैन कबीले में किसी काम के थ्रू गया था, उसने कहा, हाँ मैं एक बार गया था लैन कबीला। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है, उन्हें देखकर ही डर लग जाएगा। उनका चेहरा हमेशा ही एकदम स्टिफ रहता है, राजकुमार लैन के चेहरे की तरह या फिर उससे भी ज़्यादा खतरनाक। और वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सज़ा देते हैं। तभी वो वेंस फीमेल जो वेनचिंग को छेड़ रही थी ना, उन्होंने कहा, आप सब डराइए मत वेनचिंग को, हमारी वेनचिंग बहुत काबिल है, वो ज़रूर कुल प्रमुख लैन को इम्प्रेस कर लेगी और फिर हमारी वेनचिंग शादी कर लेगी। वेनचिंग अपना फेस छुपाते हुए कहती है कि आप सब चुप रहिए, सारे कुल प्रमुख आने ही वाले हैं, लेकिन हमारा खाना अभी तक बना ही नहीं, जल्दी से काम ख़त्म कीजिए। ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े थे और सभी अपने अपने कामों में भी लग गए थे। कुछ देर बाद ही सारे वेंस ने सुना कि ज़ोर से अनाउंसमेंट हो रहा था, मतलब जो कुल प्रमुख है वो सब आने लग गए थे। इसलिए सारे वेंस किचन से निकल के बाहर चले गए थे। वो सभी स्वागत करने के लिए खड़े थे सारे कुल प्रमुखों का। फिलहाल कैंप में एक टुकड़ी सेना के साथ नियमिंजू और जिनजुशान और कुछ और सेक्ट के जो राजकुमार है ना, अल्फा राजकुमार, वो थे जो सुबह दफन टेली से लौटकर वापस आए थे और वो अभी रेस्ट कर रहे थे।
अभी शाम होने पर वो दोबारा दफनटेली में जाएंगे और जो सेना वहाँ पर है वो वापस कैंप में आएंगे। वही लोग थे। तो नी मिंजू सबका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए थे सबसे आगे। कैंप के अंदर एक एक करके सारे कुल प्रमुख आने लग गए थे। पहले जिन गुआंगशाओ आए थे, उसके बाद जियांग फैमी आए थे, उसके बाद वन रोहान, कुल प्रमुख मो, कुल प्रमुख शू, ऐसे करते करते सारे क्लैन लीडर्स एक एक करके आ रहे थे और नी मिंजू सबका स्वागत कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से अनाउंसमेंट हो रहा था कि कौन सा क्लैन लीडर कब आ रहा है। उनके नामों को लेकर, उनके क्लैन को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा था। तो वो सारे जो वेंस है ना, वो भी देख रहे थे। उनके लिए भी ये चीज़ें नया हैं। वेंस ने सुना तो है इन सारे क्लैन लीडर्स के बारे में, लेकिन देखा नहीं। हालांकि वन रोहान को वेंस अच्छी तरीके से पहचानते हैं। एक एक करके सारे कुल प्रमुखों को आते हुए देखकर ग्रैनी वेन कहती है, वेनचिंग, कुल प्रमुख लैन अभी तक आए क्यों नहीं? वेनचिंग ने कहा, मुझे नहीं पता ग्रैनी। दूसरी तरफ नी मिंजू सबको स्वागत तो कर रहे थे, लेकिन वो हैरान हो रहे थे। स्वागत कर रहे थे और हैरान हो रहे थे क्योंकि वन रोहान के साथ वन रोहान की जो वाइफ है वो आई थी। साथ में जिन गुआंगशान के साथ उनका जो वाइफ है वो भी आई थी, और मतलब महारानी जिन भी आई थी, और जियांग फैमिया के साथ महारानी यू और यानली आई थी। मतलब सब अपने परिवारों के साथ आ रहे थे। बाकी के जो क्लैन लीडर्स हैं ना, वो भी अपने परिवारों के साथ ही आए थे। जबकि नी मिंजू को बताया गया था कि सिर्फ क्लैन लीडर्स आने वाले हैं, बट यहाँ पर तो पूरा पूरा परिवार ही आया है। सारे लोग नी मिंजू से कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे पीछे पड़ गए थे। नी मिंजू कहते हैं, मास्टर लैन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। जियांग फैमिया भी अपना जो सर है ना वो झुकाते हुए कहते हैं, हाँ, कुरैन आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाला है। वो हर एक चीज़ों का पक्का होता है। उसने अगर ज़ुबान दिया है कि वो अपने परिवार को साथ नहीं लेकर आएगा, मतलब वो अकेला ही आने वाला है। अब तो हमारा खैर नहीं, उससे एक लंबा चौड़ा डांट पड़ने वाला है हम सबको। ये सुनकर जो जिन क्लैन लीडर है वो भी हंसने लग गए थे। मतलब जिन गुआंगशान भी हंसने लग गए थे और कहते हैं, हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं, कुरैन का गुस्सा झेलने के लिए हम सभी तैयार हैं। वहाँ पर जो ग्रैंडपा वेन है ना, वो कहते हैं, देखा क्लैन लीडर लैन का कितना ज़्यादा दहशत फैला हुआ है। ऊपर से वो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे अमीर क्लैन है। ये सुनकर वेनचिंग ने बस कुछ नहीं कहा। उसने बस देखा, सामने का जो रास्ता है ना उसको वो देख रहा था। तभी एक जोर का अनाउंसमेंट हुआ और कहा गया, कुल प्रमुख लैन आ रहे हैं। उसी के साथ एक बग्गी अंदर आया, कैंप के अंदर आया, और सभी का नज़र उस बग्गी पर ठहर गया था। ऑब्वियसली सब देख रहे थे, सभी का नज़र उस बग्गी पर था। उस बग्गी से पहले कुल प्रमुख लैन मतलब अंकल निकले। अंकल का चेहरा एकदम स्टिफ था। अंकल नीचे उतरे। कुल प्रमुख लैन ने एकदम ही सफ़ेद रोब्स पहने हुए थे। वेंस सिर्फ कुल प्रमुख लैन को देख रहे थे। ग्रैनी वेन ने कहा, ये तो बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं और गुस्सेल भी। यहाँ पर जितने भी कुल प्रमुख आए हैं उन सब में ये सबसे खतरनाक दिख रहे हैं और अलग दिख रहे हैं। ग्रैनी वेन ये कह के ख़त्म कर पाती उससे पहले ही एक और इंसान उस बग्गी से बाहर निकला। वो ऑब्वियसली शिचनगा थे। शिचनगा ने भी एकदम सफ़ेद कलर के रोब्स पहने हुए थे। ग्रैनी वेन ने कहा, ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है और ये एकदम राजकुमार लैन की तरह है। तभी वह इंसान जो पहले लैन क्लैन जा चुका है उसने कहा, ये होने वाला कुल प्रमुख है और लैन क्लैन का क्राउन प्रिंस है, लैन शिचैन। ये सुनकर सारे वंश ने लैन शिचैन की तरफ देखा। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और साथ में उनका वो जेन्युइन स्माइल जो उनके फेस पर है, ये स्माइल एकदम ही राजकुमार लैन से अलग कर रहे थे क्राउन प्रिंस को। ये सभी वंश देख रहे थे और अपना मुंह खोले हुए देख रहे थे। तभी एक और इंसान का हाथ देखा गया जो बहुत ही कोमल था, बहुत ही ज़्यादा कोमल। वह इंसान एक एक करके बनीस को निकाल रहा था। सारे वंश ने एकदम चौंक गए थे और वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी क्लैन लीडर्स थे, जितने भी सैनिक थे, वो सभी चौंक गए थे क्योंकि एक एक करके 3 बनीस को बाहर निकाला गया था। एक को अंकल ने पकड़ लिया था क्योंकि वो कहाँ रखे यहाँ पर, इसलिए अंकल ने लिटिल एप्पल को पकड़ लिया था और शिचनगा ने तियान तियान और माओ माओ को पकड़ लिया था। फिर
वो इंसान जो कि अभी तक रैबिट्स को बाहर निकालने में बिजी था वो निकलता है। वो विंग था। विंग को देखकर पूरा कैंप जैसे एकदम ठहर गया था। विंग ने भी लैंड रोब्स पहना हुआ था, एकदम सफ़ेद लैंड रोब्स जिनमें विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। विंग के ऑल ओवर बॉडी में प्योर जेट का बना हुआ ज्वेलरी था, लेकिन वो सारी ज्वेलरीज बिल्कुल भी हैवी नहीं थे। वो बहुत ही सुंदर थे और एकदम ही सिंपल थे। साथ में विंग के हेयर एक्सेसरीज भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, वो भी प्योर जेट से बना हुआ था और वो एकदम इतना सुंदर दिख रहा था ना। सारे वेंस अपना मुंह खोले हुए विंग को देख रहे थे। ग्रैनी वेन ने कहा, ये कितनी सुंदर है, ये एक ओमेगा है। सारे जो वेंस है ना उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया। ग्रैंडपा वेन ने कहा, शायद ये क्राउन प्रिंस के ओमेगा होंगे, क्योंकि शिचनगा ने विंग को बहुत ही सावधानी से बग्गी से उतारा था। विंग जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा बनी स्माइल था और विंग अपने उस बनी स्माइल से सबको देख रहा था। विंग के आंखों में एक जॉय था और एक्साइटमेंट भी था। विंग ने अंकल के पास से लिटिल एप्पल को अपने बाहों में ले लिया और अंकल का हाथ पकड़ लिया। अंकल अब विंग का हाथ पकड़ के सबके पास आए। नी मिंजो ने अंकल की तरफ देखा और कहा, कुल प्रमुख, आप भी अपने परिवार के साथ ही आए हो। अंकल जो कि देख पा रहे थे कि यहाँ पर सभी अपने परिवारों के साथ आए हैं, अंकल ने कहा, मैं क्या करूँ, इन बच्चों के ज़िद के आगे मेरा बस नहीं चलता है। ये सुनकर नी मिंजो ने स्माइल किया और बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपने परिवारों से इस बहाने मिल तो पाएंगे। ये कहते हुए नी मिंजो सबको कैंप के अंदर लेकर आ गए थे। कैंप के अंदर एक बड़ा सा ओपन एरिया था जहाँ पर बहुत सारे सीट्स थे, तो वहाँ पर नी मिंजो ने सबका बैठने का इंतज़ाम कर दिया। विंग ने सबको पोलाइटली बो किया और दौड़कर अपनी मदर के पास चला गया। जाने के बाद उसने अपनी मदर को एकदम टाइटली हग कर लिया था। विंग ने कहा, मदर आप भी यहाँ पर आने वाली थी, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मैं आपको भी नहीं देख पाता। यह सुनकर महारानी यू ने विंग के हेड पर किस किया और बोला, आशियन तुम कैसे हो? ये 1 महीना तुम्हारे लिए मुश्किल का था, है ना? लेकिन मैं क्या करूँ आशियन, मैं तुम्हारे फादर को वहाँ पर छोड़कर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता था। तुम्हें पता है तुम्हारा फादर कितना ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचते हैं। इन 1 महीने में वो अपनी तबीयत को बिगाड़ चुके हैं। ये सुनकर विंग ने अपनी फादर की तरफ देखा, जो अभी बाकी के कुल प्रमुखों के साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। विंग ने स्माइल किया और बोला, मैं समझता हूँ मदर, और मैं इस परिस्थिति को भी समझ रहा हूँ। महारानी यू ने कहा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। बस कुछ ही दिनों पहले तुम्हारा शादी हुआ है और तुम अभी से देखो इतने बड़े बड़े बातें करने लगे हो, एकदम बड़े इंसानों की तरह। विंग ने कहा, मदर मैं बड़ा हूँ। महारानी यू ने विंग की तरफ देखा और स्माइल किया। यानली जो कि विंग को बस देखे जा रही थी, विंग ने कहा, शिजिए आप मुझे कब तक ऐसे देखती रहेंगे? देखिए आप मुझे देखते रहेंगे और कोई आपको देखता रहेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कब आपकी शादी को देख पाएंगे? ये सुनकर यानली एकदम रेड हो गई थी। यानली ने कहा, आशियन दूसरी तरफ जिन जुशान अपने परिवार से मिलता है, अपनी मदर से मिलता है और साथ में अपने फादर से भी मिलता है और कहता है कि यहाँ का परिस्थिति क्या है, कुछ बातें करते हैं, लेकिन जिन जुशान का ज़्यादा फोकस ना एक इंसान पर टिका हुआ था, वो और कोई नहीं, यानली थी। हाँ, जिन जुशान और यानली फियांसे थे। उनका एंगेजमेंट बचपन में हो चुका था, बट शादी उनका नसीब ही ख़राब है। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आए ही जा रहे हैं। जैसे ही दोनों परिवारों में, मतलब जिन फैमिली और जियांग फैमिली में ये डिसाइड हुआ कि ठीक है अब हम इन बच्चों की शादी के बारे में सोचेंगे, वैसे ही वन चाओ ने घोटाला कर दिया और विंग का और वन चाओ का शादी फिक्स हो गया। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ। शादी वन चाओ से टूटकर विंग का वांग जी से हुआ। ये सब होता रहा और इन सारे चीज़ों के बाद ही थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला, ये लोहा ने अपना करतूत और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके चलते जिन जुशान को यहाँ पर आना पड़ा। उसका नसीब ख़राब है सच में। मतलब यहाँ पर मियाँ बीबी दोनों ही राज़ी है, बट नसीब राज़ी नहीं है अभी। विंग और जियांग चंग को बचपन से ही प्रॉब्लम तो है,
अपनी शिजिए को उस पिकॉक के हाथों में देने से, बट वो क्या करे, उन दोनों का शिजिए, इनोसेंट शिजिए उस पिकॉक को ही पसंद करती है। ये सब तो चल रहा था, तभी निये मिंजू तैयार होने लगते हैं क्योंकि अब समय हो गया था उन्हें दफनटेली जाने का। ये गुट यहाँ से दफनटेली पहुँचेगा तभी जो सुबह गए हुए राजकुमार है, जो सुबह गए हुए सैनिक है, वो वापस आ सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा आराम कर सकते हैं। वो सुबह गए हुए हैं तो उनको आराम का ज़रूरत होगा, इसलिए निये मिंजू ने सारे कुल प्रमुखों से कहा कि अब उन्हें जाना होगा। सारे कुल प्रमुख मतलब मास्टर लैन, कुल प्रमुख जियांग, कुल प्रमुख जिन, कुल प्रमुख वैन और बाकी के जो कुल प्रमुख है वो भी अभी दफनटेली का जो परिस्थिति है वो देखने के लिए निये मिंजू के साथ जाने वाले थे। सभी ने तैयारी कर लिया था। मास्टर लैन ने विंग को अपने पास बुला लिया था और विंग को कहा था कि वो अपना ध्यान रखे, ये जगह सुरक्षित नहीं है। शिचन का भी अंकल के साथ जाने वाले थे। सभी कुल प्रमुख अपने परिवारों से कहते हैं कि वो यहाँ पर सुरक्षित रहे और वो सभी निये मिंजू के साथ एक गुट को लेकर निकल गए थे। वहाँ पर येलिंग के दफन माउंटेन पर जब वो कुल प्रमुख और सारे जो सैनिक पहुँचे थे, उन्होंने देखा कि सारे जो सैनिक सुबह यहाँ पर आए हुए थे, राजकुमार वांग जी, राजकुमार जियांग चैंग और बाकी के जो राजकुमार थे, जिन जिशुन, राजकुमार मो, सभी हाँप रहे थे और बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। सुबह से लगातार वो कठपुतलियों से लड़े जा रहे थे। सारे राजकुमारों ने जैसे अपने परिवार के लोगों को देखा ना, सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। सभी ने उन कुल प्रमुखों को वो किया। निये मिंजू ने कहा, आप सब राजकुमार अभी वापस कैंप में लौट जाइए और सारे कुल प्रमुख थोड़ी देर में ही कैंप में वापस लौट जाएंगे, तो चिंता मत कीजिए, अभी आप सबको यहाँ से जाना चाहिए। वांग जी ने अपने अंकल और ब्रदर को देखा। अंकल ने कहा, वांग जी वापस जाओ, विंग आया हुआ है। ये सुनकर वांग जी हैरान हो गया था। वो वहाँ पर रुकना चाहता था लेकिन विंग के बात को सुनकर वो रुका नहीं। वो वहाँ से निकल गया था और सारे लोग भी वहाँ से निकल गए थे वापस टेंट में आने के लिए। टेंट में विंग बैठकर इधर उधर देख रहा था। उसने वेंस को देखा था और वेंस में ओमेगा भी है और ये ओमेगा रेड कपड़ों में भी है। विंग बस यही सोचे जा रहा था बैठकर। दूसरी तरफ महारानी यू, महारानी जिन, महारानी वेन, ये सारे महारानीज ना एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे और यानली और नी होसांग एक ओमेगा है, तो यानली और नी होसांग बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन विंग का तो पूरा ध्यान बस वेंस पर था जो काम कर रहे थे किचन में। वेंस भी आपस में विंग को लेकर ही बातें कर रहे थे कि वो ओमेगा कितनी सुंदर है और वो लैंस के साथ आई है, उसके कपड़े देखे वो कितने ज़्यादा सुंदर है और वो कपड़े उस पर कितने ज़्यादा जच रहे हैं। ये सभी सारे वेंस बोल रहे थे। वेंचिंग ने कहा, आप सब चुप हो जाइए और काम कीजिए, सारे राजकुमार आने ही वाले हैं, सारे सैनिक भी आएंगे। वो कितने ज़ख्मी होंगे हमें नहीं पता है, अगर वो ज़्यादा ज़ख्मी हुए तो हमें उनका इलाज करना होगा, फिर किचन कौन संभालेगा। तभी सभी के कानों में फिर से ढिंढोरा बजने का आवाज़ आया और सभी उठकर खड़े हो गए थे। एक बार फिर अनाउंसमेंट हुआ कि सारे राजकुमार जो सुबह गए थे दफनटेली में वो लौट रहे हैं। ये सुनकर सारे महारानियाँ, सब विंग, नी होसांग और सारे वेंस सभी कैंप के मेन गेट के पास आ गए थे और इंतज़ार कर रहे थे। एक एक करके सारे सैनिक अंदर आ रहे थे। विंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सारे लोग एक टक उन सैनिकों को अंदर आते हुए देख रहे थे। जो सैनिक बहुत घायल है उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल रूम में ले जाया जा रहा था। कुछ वेंस वहाँ पर चले गए थे लेकिन वेंचिंग, ग्रैनी वेन, ग्रैंडपा और कुछ और वेंस जो फीमेल है वो वहीं पर थी। सबको खाना सर्व करना, पानी सर्व करना भी तो होगा, तो वो वहीं पर खड़ी थी। तभी वांग जी, जियांग चैंग, जिन जिशुन और बाकी के राजकुमार एक साथ अंदर आए। विंग ने जैसे ही वांग जी को देखा ना, वो खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सच में अपने लंजा को इतने दिनों बाद देखा है। उसे ही पता है कि वो कैसे रह रहा था, बट अब जब उसने देखा तो वो खुद पर कैसे कंट्रोल कर सकता है। विंग मतलब वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता, वो सीधा दौड़ने लग जाता है। वो दौड़कर उन सैनिकों के पास जाने लग गया था। वो सारे सैनिक आगे चल रहे थे ना,
सारे राजकुमारों से आगे चल रहे थे, वो जल्द से जल्द साइड हट रहे थे। वांग जी ने विंग को देखा और विंग को ऐसे अपनी तरफ दौड़ते हुए जैसे देखा ना, वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। सारे वंश, सारे महारानियाँ और बाकी के जो सेना थे वहाँ पर, वो सभी हैरानी से विंग को देख रहे थे। ग्रैनी वन कहती है, इससे क्या हुआ? वेंचिंग ने कहा, नहीं पता। ये कहते हुए वेंचिंग आगे देखने लग गई थी। जियांग चंग ने जैसे ही देखा कि विंग दौड़ के आ रहा है, जियांग चंग इतना खुश हो गया था ना, जियांग चंग भी दौड़ के विंग के पास जाने लग गया था, एकदम अपने दोनों बाहों को खोलकर। विंग ने जियांग चंग को अपने रास्ते से हटाया और सीधा वांग जी के सीने से जाके लिपट गया। वांग जी ने भी विंग को अपनी बाहों में ले लिया था। जियांग चंग जो कि साइड में आ गया था और हैरानी से विंग को देख रहा था। ये लड़का, क्या इसने मुझे अभी इग्नोर किया? जियांग चंग ने बस यह सोचा और उसने देखा कि वांग जी और विंग तो अलग ही दुनिया में चले गए थे। सच में वो दोनों एक दूसरे को हग कर रहे थे और वो भी टाइटली। विंग के आंखों में आंसू भी थे और उसके चेहरे पर स्माइल भी था। वांग जी ने भी विंग को एकदम टाइटली हग कर लिया था और अपने आंखों को बंद कर लिया था। उसका बिचन नीचे पड़ा हुआ था, ज़मीन पर पड़ा हुआ था। सारे जितने भी सैनिक थे ना, वो सभी अपने अपने जगह पर एकदम फ्रोज हो गए थे। हाँ, उनमें से बहुत सारे सैनिक विंग को जानते हैं, लेकिन ऐसे पब्लिकली हक करना और उसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। वांग जी ने विंग का फेस पकड़ा, विंग के आंसुओं को पोंछा और विंग को किस किया सबके सामने। ये नज़ारा सबके लिए शॉकिंग था। महारानी यू ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। यान ली बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी, वो अपनी नज़रों को चुरा रही थी। यही हाल सबका था, वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, सभी का यही सेम हाल था। बट वेंस वो शॉक्ड में थे, लिटरली वो शॉक्ड में थे ये नज़ारा देखते हुए। ग्रैनी वेन वेंचिंग की तरफ देखती है। वेंचिंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गई। ग्रैनी वेन ने वेंचिंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया था। जियांग चंग इतना शॉक्ड हो गया था, बट फिर भी वो जल्दी से अपने आप को संभालता है और कहता है, राजकुमार लैन। यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।